नुपुर शर्मा का मैटर याद है आपको? नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें कुछ गलत नहीं था। जो स्टेटेड है वही बात कही थी। उसके बाद कतर की तरफ से रिएक्शन आ गया था कि भैया कुछ करो। जाकिर नाइक जो भारत में भगोड़ा घोषित है, जब कतर में अभी वर्ल्ड कप हुआ था ना, तब वो भाई साहब वहां पर मटरगश्ती मार रहे। मतलब मेरा ये सब चीजें बताने का आपको तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कतर और भारत के रिश्ते वैसे भी सामान्य नहीं। ऐसे में इतना बड़ा डेवलपमेंट कि भैया 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दी जाए, ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ी खबर है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही तथ्य बताने वाला हूं जो कि ये बताएंगे कि कतर और भारत के बीच के रिश्ते क्यों सामान्य नहीं और क्या कुछ विवाद की जड़ें हैं या रह चुकी हैं। बात करें साल 2016 की, तो तारीख थी 4 से 5 जून। भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का यह पहला कार्यक्रम था। भरी पूरी गर्मियों के दिन थे और इसी दौरान पीएम मोदी कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उन्हें सरस्नेह आमंत्रित किया था। बता दें कि कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और ये उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कतर भी भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। कतर के अमीर अल थानी का आमंत्रण को स्वीकार कर पीएम मोदी ने यहां की 2 दिवसीय यात्रा की। यात्रा से कई तरह के व्यापारिक समझौते हासिल करना था, आर्थिक लाभ और सांस्कृतिक साझेदारी के तौर पर भी सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि बना योग दिवस। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि इंटरनेशनल योग दिवस को लेकर शानदार प्रतिक्रिया से झलकता है कि विश्व समुदाय संतुलित, स्वस्थ और विश्व के लिए टिकाऊ भविष्य के लिए एक साथ आना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून 2015 को आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को समर्थन देने के लिए कतर का धन्यवाद भी दिया। अब कतर ने एक डाक टिकट वाला भी कांड किया था। इस अवसर पर कतर पोस्ट द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। ये वो समय था जब भारत में योग दिवस को मनाए जाने को लेकर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध जता रहे थे। ऐसे में कतर का इसे समर्थन देना एक बड़ी बात थी और इसे सांस्कृतिक संबंधों की साझेदारी और भारत की इस खाड़ी देश के साथ संबंधों को मधुर होते देखने का एक संकेत माना गया। अब यहां पर जो ये कांड हुआ है 8 पूर्व नेवी अफसरों वाला, उससे संबंध आखिर कहां जाएंगे? जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि भारत के पूर्व 8 नेवी अफसरों को कतर में मौत का फरमान सुनाया गया है। दबी जुबान में जासूसी जैसे आरोपों की भी बात सामने आ रही है, लेकिन दोनों ही देश आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कतर ने यह बात नहीं बताई है कि आखिर उसने इन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को बीते साल क्यों गिरफ्तार किया था और अब उन्हें किस जुर्म की सजा की मौत दी जाएगी। जो बात सामने आ रही है वो ये है कि सभी अफसर किसी सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और इसका सीक्रेट इजराइल से शेयर कर रहे थे। कतर में जासूसी के अपराध पर मौत की सजा दी जाती है और ये पहली बार नहीं है जब भारत और कतर के संबंधों के बीच तल्खी ने अपनी जगह बनाई। ऐसे कई मामले और शख्सियत हैं जिनकी वजह से ये स्थिति बनी है। इसमें पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा, इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक, मशहूर पेंटर रहे मकबूल फिदा हुसैन तक का नाम शामिल। जाकिर नाइक प्रकरण की बात करें तो साल था 2022। फीफा वर्ल्ड कप का फीवर दुनिया भर में सिर चढ़कर बोल रहा था। खेल का ये सबसे बड़ा आयोजन तब कतर में ही हो रहा था, लेकिन यहां जाकिर नाइक की एंट्री पर बवाल हो गया। जाकिर नाइक के आने पर भारत ने कतर के सामने नाराजगी जाहिर करी थी। भारत की आपत्ति के बाद कतर ने साफ किया कि जाकिर नाइक को वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए ऑफिशियली किसी भी तरीके से इनवाइट नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि जाकिर नाइक के शामिल होने का मुद्दा कतर के सामने उठाया गया। कतर ने बताया है कि जाकिर नाइक को इनवाइट नहीं किया गया था। बागची ने कहा कि जाकिर नाइक को भारत लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जाकिर नाइक भारत में वांटेड है। ईडी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे वांटेड घोषित कर रखा है। उस पर भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। 2017 में जाकिर नाइक मलेशिया भाग गया था। उसके पास मलेशिया की नागरिकता है। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF के नाम से एक NGO भी चलाता था। केंद्र सरकार ने उसके NGO पर 2016 में बैन लगा दिया। इस साल मार्च में इस प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने इस फाउंडेशन पर UAPA के तहत बैन लगाया है। आरोप है कि फाउंडेशन के जरिए जाकिर नाइक फंडिंग लेता था और इसका इस्तेमाल कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। नुपुर शर्मा के बारे में तो हम कैसे नहीं भूल सकते। एक टीवी न्यूज चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए थे। इस टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा ने कहा था कि वायरल वीडियो एडिटेड, जिसे एक फैक्ट चेकर ने शेयर किया है। इस वीडियो के शेयर होने के बाद से उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों से धमकियां मिल रही थी। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर कतर ने भारतीय राजदूत को तलब कर लिया था।
इसके साथ ही नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई का स्वागत किया था। भारतीय राजदूत ने कहा कि कतर में इस संबंध में एक बैठक हुई, इसमें विवादित बयानों पर चिंता जताई गई। इस मीटिंग में भारत ने कहा है कि विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। अब आपके जहन में अभी तक ये बात भी आ चुकी होगी कि आखिर फेमस चित्रकार एमएफ हुसैन की नागरिकता का क्या मामला था। दरअसल हिंदू देवियों और पौराणिक चरित्रों पर बनाई गई अपनी पेंटिंग्स को लेकर विवाद में रहने वाले मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन भी भारत कतर के बीच कड़वाहट की बड़ी वजह रहे। दरअसल साल 2006 में अपनी विवादित रचनाओं पर घिरने के बाद वे खुद भारत से निर्वासित हो गए थे और लंदन में रहने लगे थे। उसके बाद साल 2010 में मकबूल फिदा हुसैन को कतर के शाही परिवार ने अपने देश की नागरिकता देकर सम्मानित किया। ऐसा शायद ही किसी भारतीय के साथ हुआ हो कि उसे कतर की नागरिकता का प्रस्ताव मिला। हालांकि ये कतर का खुद से किया गया फैसला था। हुसैन ने अपनी ओर से ना तो आवेदन किया था और ना ही ऐसी कोई मंशा जताई थी। इस नागरिकता के बाद कतर भारत में सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक हल्की फुल्की कड़वाहट जरूर आ गई। अब अगर हम इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की बात करें तो भारत अपने कुल एलएनजी आयात का 40% कतर से मांगता है, जबकि कतर के कुल एलएनजी निर्यात में भारत की खरीदारी 15% है। कतर का गैस भारत के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की गारंटी है। खरीदार के रूप में कतर के लिए भारत बेहद अहम है। कतर भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट भी देता है। 2016 में कतर ने भारत के लिए एलएनजी की कीमतों में 50% से ज्यादा की कटौती कर दी। इससे पहले 2015 में भारत को कतर से $12 प्रति मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की दर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदनी पड़ती थी। भारत को इस डील से अरबों डॉलर का फायदा हुआ था। भारत की सरकारी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कतर की रास गैस से एलएनजी मांगती। कतर के साथ अच्छे बिजनेस डील की वजह से भारत ने 2003 से लेकर अगले 11 साल तक गैस डील पर 15 अरब डॉलर बचाए थे। इसके साथ ही कतर ने भारत को 12,000 करोड़ रुपए की छूट भी दी थी। यह रकम भारत के बतौर जुर्माना कतर को चुकानी थी। भारत ने साल 2015 में तय समझौते से कम एलएनजी खरीदी थी। इसी के एवज में भारत को यह जुर्माना देना पड़ा। लेकिन 2015-16 में पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच हुए समझौते की वजह से कतर भारत को यह छूट देने पर राजी हो गया। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि भारत और कतर के बीच में सिर्फ संबंधों में कड़वाहट है, लेकिन हाँ, आई गई बात जरूर यह है कि यहां पर संबंधों में ऊंच नीच तो चलती ही रहती है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि इन सब चीजों के बावजूद भी क्या कतर वाकई में अभी भी राजी होगा इन सब चीजों को सुलटाने के लिए। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।